2024 में साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जिसने पूरी दुनिया के फिजिसिस्ट्स की नींद उड़ा दी है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये रियल मैथमेटिकल एविडेंस है जो प्रूव कर रहा है कि हम सब लिटरली एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारा पूरा यूनिवर्स, जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, खरबों स्टार्स हैं और अनगिनत प्लैनेट्स हैं, ये सब कुछ एक जाइंट ब्लैक होल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि अगर ये थ्योरी सच निकली तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि बिग बैंग से पहले क्या था, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, और क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर भी कोई और दुनिया एग्जिस्ट करती है। मगर गाइस, इस माइंड ब्लोइंग थ्योरी को समझने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर ब्लैक होल क्या होता है, क्योंकि बिना इसे समझे आप इस पूरी थ्योरी को कभी समझ नहीं पाओगे। तो देखो, ब्लैक होल को सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये स्पेस का वो एरिया है जहां पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। अब तुम सोचो कि लाइट, जो पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्ट चीज है, जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है, वो भी ब्लैक होल की ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर पाती, तो फिर कोई और चीज कैसे निकल सकती है। अब सवाल ये है कि ब्लैक होल बनता कैसे है। तो देखो, जब कोई मैसिव स्टार, जो हमारे सन से कम 20 से 30 गुना बड़ा होता है, जब वो अपनी लाइफ के एंड में पहुंचता है तो उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। अब जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो स्टार अपनी ही ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाता और अपने आप में कोलैप्स होने लगता है। ये कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि स्टार का पूरा मास एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में स्क्वीज हो जाता है, जिसे साइंटिस्ट्स सिंगुलैरिटी कहते हैं। और इसी सिंगुलैरिटी के अराउंड जो एरिया बनता है, जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। तो बेसिकली ब्लैक होल के 2 मेन पार्ट्स हैं, एक सिंगुलैरिटी जो सेंटर में है और दूसरा इवेंट होराइजन जो उसकी बाउंड्री है। अब गाइज, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर ब्लैक होल के अंदर इतनी इंटेंस ग्रेविटी है और वहां पर स्पेस और टाइम दोनों ही डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि ब्लैक होल के अंदर एक पूरा नया यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो? और अगर ऐसा है तो क्या हमारा यूनिवर्स भी किसी दूसरे पेरेंट यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर है? सुनने में ये एक साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी लगती है, मगर गाइस, ये एक सीरियस साइंटिफिक थ्योरी है जिसे दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट्स ने प्रपोज किया है। अब इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था इंडियाना यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट निकोडेम पोप्लॉस्की ने 2010 में। उन्होंने कहा कि जब भी कोई ब्लैक होल फॉर्म होता है तो उसके अंदर एक नया बेबी यूनिवर्स भी बर्थ लेता है। और उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो बिग बैंग था वो एक्चुअली किसी दूसरे यूनिवर्स में फॉर्म हुए ब्लैक होल के अंदर हुआ था। मतलब समझो कि जो हम बिग बैंग को यूनिवर्स की बिगनिंग मानते हैं, वो एक्चुअली एक ब्लैक होल के फॉर्मेशन का मोमेंट था। ये सुनने में पागलपन लग सकता है, मगर जब तुम इसकी मैथमेटिक्स देखोगे तो तुम्हें यकीन होने लगेगा। गाइज, अब मैं तुम्हें वो मैथमेटिकल एविडेंस बताता हूं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और ट्रस्ट मी, ये तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा। सबसे पहला एविडेंस है श्वार्ज़शील्ड रेडियस और हबल रेडियस का कंपैरिजन। अब श्वार्ज़शील्ड रेडियस क्या होता है? तो ये वो रेडियस है जो बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनने के लिए कितना कंप्रेस होना चाहिए। और हबल रेडियस क्या है? तो ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस है, मतलब जितना दूर तक हम देख सकते हैं वो दूरी। अब साइंटिस्ट्स ने जब कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि अगर हम अपने पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास लें और उसकी श्वार्ज़शील्ड रेडियस कैलकुलेट करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली हबल रेडियस के बराबर आती है। मतलब हमारा यूनिवर्स मैथमेटिकली एक ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। गाइज, ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी एविडेंस है। दूसरा एविडेंस है कॉस्मिक इन्फ्लेशन और ब्लैक होल सिंगुलैरिटी का कनेक्शन। देखो, जब बिग बैंग हुआ था तो उसके तुरंत बाद यूनिवर्स ने एक इनक्रेडिबली फास्ट एक्सपेंशन एक्सपीरियंस किया था, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एक सेकंड के बहुत छोटे से फ्रैक्शन में यूनिवर्स एक एटम से भी छोटे साइज से लेकर गैलेक्सीज जितना बड़ा हो गया था। अब साइंटिस्ट्स को हमेशा से यह समझ नहीं आया कि इस इन्फ्लेशन को ट्रिगर किसने किया, मगर पोप्लॉस्की की थ्योरी इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देती है। उनके अकॉर्डिंग जब मैटर ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में गिरता है तो वहां पर स्पेस टाइम इतना ट्विस्ट हो जाता है कि वो एक नए डायमेंशन में बाउंस बैक करता है, और यही बाउंस बैक इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है। अब गाइज, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे टॉर्शन कहते हैं। देखो, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी स्पेस टाइम को एक फ्लैट फैब्रिक की तरह ट्रीट करती है जो मास की प्रेजेंस में कर्व होती है, मगर पोप्लॉस्की ने आइंस्टाइन कार्टन थ्योरी को यूज किया जो स्पेस टाइम को सिर्फ कर्व ही नहीं बल्कि ट्विस्ट भी होने देती है।
और जब मैटर एक्सट्रीम डेंसिटी पर कंप्रेस होता है तो ये टॉर्शन इफेक्ट एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है जो ग्रेविटी की अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर लेती है। यही रिपल्सिव फोर्स बिग बैंग और इन्फ्लेशन का कारण बनी। तो बेसिकली हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स में फॉर्म हुए ब्लैक होल के अंदर एक बिग बाउंस का रिजल्ट है। गाइज, अब एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनो। हमारे यूनिवर्स की एक बाउंड्री है जिसे हम कॉस्मिक होराइजन कहते हैं। ये वो पॉइंट है जिसके बियॉन्ड से लाइट अभी तक हम तक पहुंच ही नहीं पाई है, क्योंकि यूनिवर्स की एज सिर्फ 13.8 बिलियन ईयर्स है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉस्मिक होराइजन बिल्कुल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरह बिहेव करती है। जैसे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर से अंदर कुछ भी जा सकता है मगर अंदर से बाहर कुछ नहीं आ सकता, वैसे ही हमारे कॉस्मिक होराइजन के बाहर क्या है ये हम कभी जान नहीं सकते, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन हमारे पास कभी पहुंच ही नहीं सकती। अब गाइज, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है व्हाइट होल का। देखो, ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींचता है मगर थ्योरेटिकली व्हाइट होल सब कुछ बाहर निकालता है। व्हाइट होल एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है जो ब्लैक होल का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अब पोप्लोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग हर ब्लैक होल के अंदर एक व्हाइट होल एग्जिस्ट करता है जो नए यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी को स्प्यू करता है। और हमारा बिग बैंग एक्चुअली एक व्हाइट होल इवेंट था जो किसी दूसरे यूनिवर्स के ब्लैक होल से कनेक्टेड था। इसे तुम ऐसे समझो कि ब्लैक होल एक इनपुट पोर्टल है और व्हाइट होल आउटपुट पोर्टल है और बीच में एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। गाइज, अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब ये है कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स है और हमारे यूनिवर्स में तो बिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही एस्टिमेटेड 100 मिलियन से बिलियन ब्लैक होल्स हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। इसका मतलब क्विंटिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स हैं और हर एक के अंदर एक पूरा यूनिवर्स पॉसिबली एग्जिस्ट करता है और वो यूनिवर्सेस अपने ब्लैक होल्स में और यूनिवर्सेस क्रिएट कर रहे हैं। ये एक इनफाइनाइट चेन है जो हमेशा से चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। अब गाइज, यहाँ पर टाइम का एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स आता है। देखो, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर टाइम स्लो हो जाता है। जैसे जैसे तुम इवेंट होराइजन के पास जाओगे टाइम और स्लो होता जाएगा और एग्जैक्टली इवेंट होराइजन पर टाइम कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है आउटसाइड ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से। मगर अगर कोई इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाए तो उसके लिए टाइम नॉर्मली चलता रहेगा। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमारा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर है तो हमारे पेरेंट यूनिवर्स में टाइम बहुत स्लो चल रहा होगा। शायद हमारे बिलियंस ऑफ इयर्स उनके कुछ सेकंड्स हों। ये सोचकर ही माइंड ब्लो हो जाता है। गाइस, अब एक और मिस्ट्री है जो इस थ्योरी को और स्ट्रांग बनाती है और वो है डार्क एनर्जी। देखो, साइंटिस्ट ने 1998 में डिस्कवर किया कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा बल्कि एक्सेलरेटिंग रेट पर एक्सपैंड हो रहा है। मतलब यूनिवर्स की एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ रही है। इस एक्सेलरेशन का कारण क्या है ये किसी को नहीं पता और साइंटिस्ट ने इसे डार्क एनर्जी नाम दे दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में टॉर्शन इफेक्ट एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है जो एग्जैक्टली डार्क एनर्जी की तरह बिहेव करती है। तो शायद जो हम डार्क एनर्जी समझ रहे हैं वो एक्चुअली उस ब्लैक होल का स्पिन इफेक्ट है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। गाइज, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्मिक नेचुरल सिलेक्शन। ये आइडिया फिजिसिस्ट ली स्मॉलिन ने दिया था। उनका कहना है कि अगर हर ब्लैक होल एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है तो वो चाइल्ड यूनिवर्स अपने पेरेंट यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा, थोड़े वेरिएशन के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में होता है। और वो यूनिवर्सेस जिनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा ब्लैक होल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं वो ज्यादा चाइल्ड यूनिवर्सेस बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल कांस्टेंट्स हमारे यूनिवर्स में हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह, वो ऐसे ट्यून्ड हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्स और ब्लैक होल्स बन सके। गाइस, अब सोचो कि अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता। देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है। जब तुम किसी सिस्टम के अंदर हो तो तुम उस सिस्टम की बाउंड्री को डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक मछली को पता नहीं होता कि वो पानी में है क्योंकि उसने कभी पानी के बाहर कुछ देखा नहीं है। वैसे ही हमने कभी अपने यूनिवर्स के बाहर कुछ देखा नहीं है। हम इवेंट होराइजन को देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कॉस्मिक होराइजन के बियॉन्ड है और वहां से कोई सिग्नल हम तक पहुंच नहीं सकता। अब गाइस, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि हमारा पेरेंट यूनिवर्स कैसा होगा। देखो, अगर हम उनके ब्लैक होल के अंदर हैं तो वो हमसे बहुत डिफरेंट हो सकता है। उनके फिजिकल लॉज डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी डायमेंशंस डिफरेंट हो सकती हैं। शायद वहां टाइम फोर्स स्पेशल डायमेंशन हो, शायद वहां ग्रेविटी रिपल्सिव हो। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने वियर्ड हो सकते हैं। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हमारे यूनिवर्स के ब्लैक होल्स में जो यूनिवर्सेस बन रहे हैं वो भी हमसे डिफरेंट होंगे। गाइस, अब सवाल ये है कि क्या हम कभी इस ब्लैक होल से बाहर निकल सकते हैं? और सॉरी टू से, मगर आंसर है बिल्कुल नहीं।
देखो, इवेंट होराइजन को क्रॉस करना वन वे ट्रिप है। एक बार अंदर गए तो बाहर कभी नहीं आ सकते, और हम ऑलरेडी अंदर हैं। हम लिटरली ट्रैप्ड हैं। मगर ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये ट्रैपिंग ही हमें एग्जिस्ट करने दे रही है। अगर हम बाहर होते तो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। गाइस, अब फ्यूचर की बात करते हैं। अगर हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर है तो इसका फ्यूचर क्या है? देखो, ब्लैक होल्स इटर्नल नहीं है। हॉकिंग रेडिएशन की वजह से वो स्लोली इवेपोरेट होते हैं, मगर ये प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो है। एक स्टेलर मास ब्लैक होल को इवेपोरेट होने में 10 टू द पावर 67 ईयर्स लगेंगे, और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को तो और भी ज्यादा। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा यूनिवर्स बहुत बहुत लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। गाइज, अब फेयर होने के लिए मुझे बताना होगा कि ये थियरी अभी मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेड नहीं है। बहुत सारे फिजिसिस्ट्स इससे अग्री नहीं करते। उनका कहना है कि ये थियरी टेस्टेबल प्रिडिक्शंस नहीं देती, हम इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते, और साइंस में अगर कोई थियरी टेस्ट नहीं हो सकती तो वो साइंटिफिक नहीं मानी जाती। मगर पोप्लॉस्की और उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि ये थियरी इनडायरेक्ट प्रिडिक्शंस देती है, जैसे कॉस्मिक रोटेशन और कुछ स्पेसिफिक सिग्नेचर्स कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में। गाइस, पर्सनली मुझे ये थ्योरी बहुत फैसिनेटिंग लगती है। ट्रूथ ये है कि हम अभी भी नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या था, डार्क एनर्जी क्या है, और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन क्या है। और ये थ्योरी इन सब क्वेश्चंस के पोटेंशियल आंसर्स देती है। शायद ये सच हो, शायद नहीं, मगर ये सोचना कि हम एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं और हमारे ब्लैक होल्स में नई यूनिवर्सेस बन रही हैं, ये एक्सट्रीमली ह्यूम्बलिंग और इंस्पायरिंग है। तो गाइज, ये था एक माइंड ब्लोइंग जर्नी ब्लैक होल्स, यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस के बारे में। हमने देखा कि कैसे मैथमेटिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। हमने टॉर्शन थ्योरी, कॉस्मिक नेचुरल सिलेक्शन और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में जाना, और हमने देखा कि ये थ्योरी कितने सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन कर सकती है। साइंस की खूबसूरती यही है कि ये हमें हमेशा नई पॉसिबिलिटीज दिखाती रहती है, और शायद एक दिन हमें पता चलेगा कि हम वाकई में एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे थे।